So hey everyone, this is Neha. This video is mainly regarding the important chapters of chemistry जो कि आपको जरूर से करके जाने हो if you are a NEET aspirant and you want to enhance your score in the NEET examination. In the previous video, I have told about the important chapters of physics जो कि आपको जरूर से करके जाना है. अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया, I have given the link in the description. आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो. So हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड आप जानते हो कि जो हमारे एग्जामिनेशन अथॉरिटीज है वो हर एक चैप्टर को टच करे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, एक या दो. तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ये थोड़े सिंपल चैप्टर्स है. अगर आपसे केमिस्ट्री नहीं बनती है तो आप इन चैप्टर्स को ज़रूर से करके जाना ताकि आपको 120 प्लस तो आ जाए. उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स को टच करना. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इन चैप्टर्स को करो ही जो मैंने बताया है. उसके अलावा आप दूसरे चैप्टर्स को एटलीस्ट उनको एक बार पढ़ करके जाओ, एटलीस्ट उनके फॉर्मूलाज पढ़ के जाओ ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे वो क्वेश्चंस ना छूटे. जो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी वो फिजिकल केमिस्ट्री के बताती हूँ. तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है नीट में ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा. एंड फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं. वैल्यूज जो आपको दी रहती है उसको फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो. इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता है. फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही तरीका, आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जो मिले वो ऐसा ना हो कि आपने ना किए हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसा लगे कि हाँ आपने पहले वैसे प्रैक्टिस कर रखे हैं. तो उसका एक ही तरीका है अगर आप लार्ज नंबर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो. तो यहाँ पे जो हमारे थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स जो लोग मानते हैं, जो बच्चों को लगते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मोल्स थोड़ा, ये जो 3 चैप्टर है वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं. एंड थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा बहुत, बट सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट लगता है वो आयनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगता है. सो आपको कैसे करना है, सबसे मोस्ट 11th से मैं शुरुआत करती हूँ. तो 11th में आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको करना है. अब आपको मोल किस तरह से करना है, मोल में आपको जितने भी लॉज वगैरह भी दिए होते हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है. जैसे इसी साल रिसेंटली 2023 में जो हमारा डॉल्टन्स लॉ की जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा था. तो सारे पॉस्टुलेट्स आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ करके जाना है, याद रखना है. एंड वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. एनसीईआरटी के जितने भी पॉस्टुलेट्स आपसे वही पूछेगा, बाहर की बुक से नहीं पूछेगा. तो एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन आता है. ठीक है, तो ये आपको करना है मोल्स में सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन. एंड जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो लॉज वगैरह वो एनसीईआरटी से आपको पढ़ के जाने हर एक पॉस्टुलेट. ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अगर मैं मूव करती हूँ तो क्वांटम वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया. यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. तो ये सब चीज़ें आपको करके जानी है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हो तो आपका जो फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स होगा इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. तो दिस इज आवर फर्स्ट जो कि आपको करना है. एक तो मोल करना है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है. नाउ मैं अगर सेकंड टॉपिक में मूव करूँ तो हमारा आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. 2-3 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं. इसमें हमारा केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक तो लॉज हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ. इसके सारे स्टेटमेंट्स आपको सही से पढ़ के जाने, उससे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. स्टेटमेंट आप कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी को प्रेफर करना. स्टेटमेंट बेस्ड जो भी आएगा उसी से आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनका हर एक स्टेटमेंट एंड इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं. ना यहाँ पे हम मूव करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन. तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जो हमारा एंथैल्पी होता है दैट इज डेल्टा एच, इससे भी लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन आता है. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन आते हैं. रिसेंटली ही इससे क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बस पूछा गया था कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है. रिसेंटली क्वेश्चन आ रखा है. तो एंथैल्पी वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा गैसेस स्टेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं 2022 में भी, 2023 में भी. गैसेस स्टेट में अभी जो रिसेंट देखा गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्वेश्चन आया है. तो गैसेस स्टेट में लॉज वाले एक तो क्वेश्चन आते हैं, दूसरा जो आता है ग्राफ बेस्ड आता है. जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, उसके ग्राफ्स आपसे पूछ सकता है. उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशंस होता है वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है. तो सारे लॉज के ग्राफ एंड उसकी प्रोपोर्शनैलिटी वाले रिलेशन आपको सही से समझ करके जाए. गैसेस स्टेट बहुत ही सिंपल चैप्टर है, उसमें आपको ज़्यादा इतना सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये जो हमारे चैप्टर्स है मोल प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हमारा गैसेस स्टेट हो गया. तो इसमें क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे एंड सिंपल ही आएंगे. ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे बन जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होगा तो.
नाउ हम मूव करते हैं जो चैप्टर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, दैट इज इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन। अगर मैं बोलूँ तो पहले तो आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रियम पे मूव करना। ऐसा नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम छोड़ देना, आपसे नहीं बनता है तो। एंड इक्विलिब्रियम में 2 आ जाते हैं, केमिकल प्लस आयनिक। केमिकल तो सिंपल ही होता है, उससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लॉ ऑफ मास सेक्शन पे पूछ लेगा, दैट इज Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। एक तो रिलेशन पूछ सकता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो जरूर करके जाओ, जैसे कि कंजुगेट एसिड बेस वाला जो टॉपिक है वो आप जरूर करके जाओ, क्योंकि आपसे हो सकता है आपको एक एसिड दे दे और उसका पूछ ले कंजुगेट बेस कौन होगा। तो ये बहुत सिंपली आप बना सकते हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। Kb इंटू Ka इज इक्वल्स टू Kw, ये वाला जो रिलेशन होता है कंजुगेट एसिड बेस का Kw से, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा pH वाला पोर्शन आप पढ़ के जाओ, उससे क्वेश्चन आते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत सिंपल आता है, वो होता है हमारा सॉलिबिलिटी वाला। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये पोर्शन आपको नहीं छोड़ के जाना है। तो आपका ये सारा पोर्शन आयनिक इक्विलिब्रियम का हो जाता है, उसके बाद आप बफर वगैरह को प्रेफर करना, बट पहले आप ये सब करना है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आपको मोल करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, देन आपको करना है हमारा थर्मोडायनामिक्स, फिर गैसेस स्टेट। जब आपका ये सब हो जाता है उसके बाद आप इक्विलिब्रियम पे आना, ओके। तो ये हो गया हमारा 11th के टॉपिक्स। और नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 12th में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 11th में आने के इक्विलिब्रियम को फिर भी थोड़ा सा छोड़ सकते हो, उसमें से कुछ टॉपिक्स करके जा सकते हो, बट मैं 12th में आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है तो आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको जरूर करना है, चाहे आपको डिफिकल्ट लगे, कुछ भी लगे, आपको 1 महीना लगे, आप उसको टाइम देना पड़े, आप उसको टाइम दो, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, बिकॉज सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही आता है। इसमें नर्स्ट इक्वेशन हो गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो इनिशियल वाले जो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट वाला पोर्शन, इससे आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो पोर्शन होता है उससे आता है। गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन से आता है। इसका हर एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस फ्री एनर्जी वाला जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है EMF से रिलेट करके, वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसको आपको याद करना ही होगा, आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन से लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं कि कौन है जो कि H+ को रिप्लेस कर सकता है उसके एसिड से, या फिर कौन है जो कि थॉट की तरह यूज़ हो सकता है, कौन है नॉट की तरह यूज़ हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस लार्ज अमाउंट में आते हैं, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस को सही से कर करके जाना। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इज नॉट हार्ड एट ऑल, बहुत सिंपल है। सॉलिड स्टेट में आपको डिफेक्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके जाना। आजकल रिसेंटली डिफेक्ट वाले पोर्शन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 22 में आया था, 23 में आया। डिफेक्ट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इससे आपको फॉर्मुला मेकिंग हो सकता है, इसमें मोस्टली आपको रटना ही है, मतलब थोड़ा बहुत समझना है, मोस्टली तो इसमें याद करने वाला ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करके के जानी है। डिफेक्ट पोर्शन एंड फॉर्मुला मेकिंग वाले के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है आफ्टर सॉलिड स्टेट, वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो 0th लॉ एंड फर्स्ट लॉ आता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे इसी से आते हैं, ठीक है। एंड उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट लॉ होता है, उसके सारे एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ अगर मैं मूव करूँ तो इसमें हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी वाले में आपसे ग्राफ्स हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इससे क्वेश्चंस आ भी रखे हैं। आप देखोगे आप प्रीवियस ईयर्स में तो आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले जो ग्राफ होते हैं उसके ऊपर बेस भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो वो भी आपको करके जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर करके जाना है केमिकल काइनेटिक्स में। एंड ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जब आपके ये चैप्टर्स हो जाते हैं उसके बाद आप सॉल्यूशन एंड सरफेस केमिस्ट्री कर सकते हो। सॉल्यूशन में भी फिक्स्ड है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सबका छोटा छोटा सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई ऐसा इधर उधर घुमाएगा नहीं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको करके जाना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स के ऊपर इसमें लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन है। एंड जो हेनरीज लॉ वाला पोर्शन है उसमें एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन वाला पोर्शन आप कहाँ से करके जाओगे, एनसीईआरटी से करके जाओगे। आप सारा का सारा एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, जो भी एप्लीकेशन वाला पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो भी
इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा सॉल्यूशन। एंड सरफेस केमिस्ट्री में अभी जो रिसेंटली देखा जाता है तो कोलॉइड्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड वो जो वाला जो पोर्शन है जिसमें सॉलिड 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 सॉल्ट, ये लिक्विड सॉलिड को मिलाकर के कौन कौन सा सॉल्ट बनता है, तो उससे उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाला जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो ज़रूर पढ़ के जाना। सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स को ज़रूर पढ़ के जाना। कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन होता है उससे भी एक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जो कोएगुलेशन पावर होता है, कोएगुलेशन वैल्यू होता है, ये वाला जो पोर्शन है उससे भी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला चीज़ आप मत छोड़ के जाना सरफेस केमिस्ट्री में। एटलीस्ट आप ये चीज़ ज़रूर करके जाना जब आप सरफेस केमिस्ट्री को कर रहे होगे, कोलॉइड्स एंड वो कोएगुलेशन पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यू वाला पोर्शन। ओके, एंड ये कौन सा सॉल्व होगा, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, उससे ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं। एंड जो भी चैप्टर्स छूट गए हैं ऐसा नहीं कि आपको उसको छोड़ देना है, आपको उनको भी पढ़ना है। एक बार उनकी फॉर्मूलाज एटलीस्ट आप ज़रूर से पढ़ के जाना। सो अब मैं मूव करती हूँ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करके जाने हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको बोलूँगी कि आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आपको जितना टाइम लगे, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम आप देना, लेकिन इसको सही से समझना। बिकॉज आप इसको समझोगे तो आपका बेस बनेगा, आपका बेस बनेगा तो आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको जो ब्लॉक केमिस्ट्री होगा उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप सही से पढ़ते हो तो आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि ऐसा आपको फील होगा दैट द क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम द ब्लॉक केमिस्ट्री, बट आपका केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट या फिर पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से वो चीज़ बन रही है। बिकॉज पीरियोडिक टेबल में हम जितने भी आयनिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों का ट्रेंड पढ़ते हैं, वही चीज़ें तो हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री में यूज़ होती है। एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं ट्रेंड से ही आते हैं। रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, जो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं वही मोस्टली ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड जो केमिकल बॉन्डिंग वाला हमारा चैप्टर होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशंस, जो बॉन्ड एंगल होगा उसके ऊपर क्या लोन पेयर का इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एमओटी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का हर एक पॉइंट आप जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना। बॉन्ड ऑर्डर आपको सबका निकालना आना चाहिए बिकॉज उससे लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो आपको जरूर से करके जाने हैं। नाउ पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो आपको करना चाहिए वो एस ब्लॉक करना चाहिए। एंड एस ब्लॉक के लिए आपको डिफरेंट बुक्स को रेफर नहीं करना है। इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी चैप्टर हो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। तो आप एस ब्लॉक को कर लेना। एस ब्लॉक में 2 ही है, एक तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, आपका जल्दी भी हो जाएगा एंड इससे क्वेश्चन भी 2 आ ही जाता है। एंड ये सिंपल टॉपिक भी, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछेगा। उसके इंटेक्स क्वेश्चन आप जरूर कर लेना और पीवाईक्यू जरूर से लगा लेना। एंड जो भी पॉइंट होगा ना, अगर कोई रटने वाला कोई फैक्ट बेस्ड भी पॉइंट होगा तो वो सिर्फ एनसीईआरटी वाला ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी आप एक बार रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपसे वो क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाएंगे। एंड जो ट्रेंड वाला क्वेश्चन होता है दैट इज एटॉमिक मास हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, वो तो आपका पीरियोडिक टेबल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं एस ब्लॉक में। सॉलिबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक से मतलब उसमें हम हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, फिर लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो सॉलिबिलिटी वाला पोर्शन जो एस ब्लॉक का होता है वो आप जरूर से करके जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एस ब्लॉक के बाद अगर मैं मूव करूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इस चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड ये चीज़ है कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जाम्पल आएगा ना, आप देखना वो एनसीईआरटी में ही होगा। इससे अगर आईयूपीएससी भी आएगा तो एनसीईआरटी वाला ही आएगा। तो आपको इस चीज़ में टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कोई डिफरेंट अमाउंट, जो कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बना करके आपको दे देगा, ऐसा वो नहीं देगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछेगा। तो आप एनसीईआरटी को जरूर से अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें आपको कैसे करना है, सबसे पहला तो आप देखोगे पहले पेज या सेकंड पेज में वर्नर्स थ्योरी दिया होगा। तो वर्नर्स थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट्स दिए होंगे ना, आपके सारे के सारे पॉइंट वाइज दिए होंगे। आप सारे पोस्टुलेट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना, उससे आपको स्टेटमेंट
इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वर्नस थ्योरी का पोस्टुलेट है, कौन सा नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब चीज़ें दी होगी जिसको आपको सही से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं IUPAC पे। IUPAC वाला जो आपसे पूछेगा वो सिर्फ NCERT वाला पूछेगा। तो NCERT के जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन में जितने भी IUPAC पूछ रखे हैं आप उनको एक बार बना करके जाना, या फिर थ्योरी पोर्शन में कोई भी IUPAC नेम दे रखा है उसको एक बार करके जाना, बिकॉज 22 में ही थ्योरी पोर्शन में जो नेम दिया हुआ था वही पूछा गया था। तो आपसे अलग से कुछ नहीं पूछेगा, NCERT वाला ही IUPAC पूछेगा, NCERT वाला ही एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये आपको IUPAC में करके जाना है। नाउ अब जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उसमें भी आपको NCERT वाले ही लिगेंड्स करके जाने हैं, और NCERT में जिन लिगेंड्स का स्ट्रक्चर सही से बना करके दे रखा है उनके स्ट्रक्चर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स को भी सही से आप देख करके जाने। जैसे EDTA का स्ट्रक्चर दे रखा है NCERT में, तो आपसे वो चीज़ पूछ सकता है, तो वो आप करके जाना। ना हम मूव करते हैं आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके जितने भी एग्जांपल्स NCERT में दिए हुए सिर्फ वही आपसे पूछेगा। आप पिछले PYQs को देख भी सकते हो कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो कि NCERT से बाहर गया हो, सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल्स ही पूछा गया। अगर GI कौन एग्जिबिट कर रहा है या नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, वो अगर पूछ रहा है तो वो NCERT में वो एग्जाम्पल दे रखा है और वही एग्जाम्पल को वो पूछेगा। और तो वही पूछता है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि वो अलग से कॉम्प्लेक्स आपको बना करके देगा। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन का पॉइंट। इसके बाद आपसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो एप्लीकेशन वाला पोर्शन होता है। अब एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आपको रीडिंग एक बार करना है सारे के सारे जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। दैट इज जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें जो हाइपो सॉल्यूशन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, आपसे वो पूछ सकता है। जो हमारा हाइपो सॉल्यूशन सब कुछ आपको NCERT में दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे विल्किंसंस कैटलिस्ट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है विल्किंसंस कैटलिस्ट का। तो ये एप्लीकेशन वाला पोर्शन आपको सही से करके जाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एंड अगर मैं मेटल कार्बोनेल्स वाले पोर्शन में बात करूँ तो मेटल कार्बोनेल्स में जो Mn2CO10 करके दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, उसका आपसे पूछ सकता है ये कौन सी ज्योमेट्री को एग्जिबिट करता है, इसमें कितने CO ब्रिजिंग है या फिर नहीं है। ये सब चीज़ें आप देखोगे, आप पढ़ोगे जब NCERT को लाइन बाय लाइन, तो आपको मिलेंगी कि इसमें है कि नहीं है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ये सब चीज़ों को पढ़ के जाना है। NCERT को एटलीस्ट आप 5 बार तो रीड करके ही जाना। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बिल्कुल कोशिश मत करना छोड़ने की, बिकॉज उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जितने भी कॉम्प्लेक्स पूछे जाएंगे वो NCERT वाले ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा नीट में। सो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी कि बाहर से कोई कॉम्प्लेक्स बना के आपसे पूछ देगा एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आफ्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आता है हमारा P ब्लॉक। P ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। बट जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी फील होगा। P ब्लॉक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आप क्या करना ना, स्ट्रक्चर पोर्शन को कंप्लीट करना, देन आप रिएक्शन पोर्शन पर मूव करना। एंड जो भी आप रिएक्शंस पढ़ रहे होगे वो सिर्फ NCERT बेस पढ़ना, उसके अलावा से कुछ भी नहीं पूछेगा। तो स्ट्रक्चर पोर्शन में क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे डाइबोरेन हो गया, इसका स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, उसमें कौन कौन से तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा Al2Cl6 हो गया, इसका स्ट्रक्चर, इसमें किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं, किस में बनाना बॉन्ड होता है, किस में नहीं होता है, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। 15th ग्रुप में अगर मैं मूव करूँ तो वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपसे पूछ सकते हैं कि N2O, NO, N2O5 इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें किस किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ये आपको बॉक्स में मिलेगा NCERT जब आप चेक करोगे, तो बॉक्स वाला जो पोर्शन होता है वो एक बार जरूर करके जाना, खुद के हाथों से सबके स्ट्रक्चर्स आप बना करके जाना। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली आ रखा है 2023 में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर से क्वेश्चन कि पायरोसल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, किसमें SOS लिंकेज होता है, किसमें SOOS लिंकेज होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली ही ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पे पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपके टाइम में ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पूछ ले, दैट इज ऑर्थो, मेटा, हाइपो। ये जो डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस होते हैं इनमें pH बॉन्ड कितने होते हैं, POH बॉन्ड कितने होते हैं, POO
किसमें कितने होते हैं, मतलब ये सब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर करनी है एंड ये सब चीज़ें आपको बॉक्स से मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं 15, 16 एंड 17 ग्रुप की बात करूँ तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन ग्रुप्स के जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स है इनको आपको एनसीईआरटी से ज़रूर करके जाना है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू रिएक्शन पोर्शन ज़्यादा है। तो पहले आपको ये कंप्लीट करना है। जब आपके ये पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं देन आप मूव करो ये रिएक्शन वाले पोर्शन पे एंड उसके बाद आप रिएक्शन वाले पोर्शन में मूव करोगे तो आप सिर्फ जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस होंगे उनको बार बार लिख करके याद करना, आपको याद हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पी ब्लॉक। इसके बाद जब आपका ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया दैट इज पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस लार्ज अमाउंट में आते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके जो चैप्टर्स छूटे हुए हैं अदर्स जैसे मेटलर्जी हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, इनसे भी एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये एक बार आप रीड जरूर कर लेना। आप कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन ही जाएगा। मेटलर्जी तो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसको भी एक बार रीड जरूर कर लेना। और क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले जो कंप्लीट करना है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज जीओसी विल मेक योर बेस एंड आफ्टर दैट आपको अपने जो भी चैप्टर्स है उस पर मूव करना है। जीओसी करने आपको 2 हफ्ते लगे या 1 मंथ लगे, आपको उसको नहीं छोड़ना है, आपको उसको डीपली करना है, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीओसी से ही हमारे आते हैं हमारे नीट के एग्जामिनेशन में। तो जीओसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आपको करके जाने ही जाने हैं। एंड अगर मैं मूव करूँ हमारे चैप्टर्स में तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से क्वेश्चन। तो इसका ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे मैकेनिज्म, इसके सारे नेम रिएक्शन आपको करके जाने हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आते हैं। इसमें भी जितने नेम रिएक्शंस है, जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, सब आपको करके जाने हैं। SN1, SN2, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है एंड आएगा, सिंपल आएगा, आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो आपको ये करके जाना है। जब आपका ये सब हो जाता है उसके बाद आप कर सकते हो अल्कोहल वाला चैप्टर एंड अपना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। बट ये होने के बाद इन चैप्टर से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट अमीन वाला जो चैप्टर होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अमीन वाले चैप्टर में भी कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, डायजोटाइजेशन वाला। वो जो डायजोटाइजेशन वाला पोर्शन होता है उसके जितने भी एप्लीकेशन आगे दिए हुए सैंडवेयर रिएक्शन या फिर जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं डायजोटाइजेशन के आगे वाले पोर्शन में, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर करना है। कपलिंग रिएक्शंस आपको करके जाने हैं एंड डायजोटाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अमीन्स। और अमीन से भी लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। तो आफ्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स आप अमीन वाला चैप्टर कर लेना। ओके, तो और इसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है वो आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो वो भी आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन पहले ये करना, उसके बाद उन चैप्टर से मूव करना। अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिससे हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, ठीक है। और वो चैप्टर्स जो है उससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से लिंक्ड आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी वाला ही आएगा। अगर आपको आता होगा, आपने एनसीईआरटी सही से रीड की होगी तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। और वो चैप्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला आता है पॉलीमर। पॉलीमर जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, उससे हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, तो आपको पॉलीमर चैप्टर पढ़ के जाना है। दूसरा जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स से भी हर साल क्वेश्चन आता ही है एंड ये चैप्टर भी आपको करना ही है। इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है और जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो ड्रग्स से रिलेटेड आएगा। ड्रग्स का एग्जाम्पल आप निमोनिक्स बना करके याद कर सकते हो एंड इससे भी एक क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो आपको ये वाला चैप्टर करके जाना है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी पॉल्यूशन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है एंड इससे भी एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड हो जाता है, बिकॉज जब से सेक्शन बी आया है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं और एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ये सब ऐसे टॉपिक्स है जिनसे एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। एंड द अदर टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो भी मेथड्स दिए हुए हैं, केरियस मेथड, ये सब आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा एंड इससे भी एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड होता है। जो क्वेश्चन आएगा वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया होगा, इससे ना इधर होगा ना उधर होगा, कुछ भी एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करेगा, जो दिया होगा एनसीईआरटी में वही पूछेगा। तो ये जो चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए होते हैं बिकॉज इनसे फिक्स है कि आएगा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। तो ये चैप्टर आप पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना
जैसे भी निमोनिक्स बना के आपको याद होते हैं निमोनिक्स बना के याद कर लेना, लेकिन एक बार इसकी रीडिंग करके आप ज़रूर जाना। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको करके जाना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो जो छोड़ करके जाना, कोई भी ऐसा चैप्टर आपका नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड होना चाहिए। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपके छूट रहे हैं या फिर जो आपको हार्ड लगते हैं उसकी एक बार रीडिंग करके उसके फॉर्मूलेज याद करके आप ज़रूर से जाना, ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे ज़रूर बन जाए। सो थैंक यू so much for watching this video, and if you like my videos then give it a thumbs up. Thank you.